आज के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा, काफी हद तक क्वेश्चन ऐसे थे जो बड़े इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते थे। कुछ ही ऐसे होंगे जिनमें आप लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हुई होंगी, तो हम लोग जस्ट उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने जाएंगे, लेकिन जरा ना सीक्वेंस के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझसे कहा गया था, 8 8 कहा है किसी ने मुझसे? हाँ, अच्छा, 8 के अलावा था किसी, 8 से पहले किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, 8 पूछा किसने है ये? कॉस्ट ऑफ मशीनरी बतानी है। ऑलराइट। अब यहां पर देखो, कहता है बिजनेस हैज एनकर्ड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। देखो भाई, कॉस्ट ऑफ मशीनरी बतानी है तो बिल्डिंग का तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है, और मशीनरी पहले से भी हमारे पास मौजूद थी, एट द एंड ऑफ द ईयर भी मौजूद होगी ये, इसको हम लोग शामिल करेंगे। साथ में एक्सटेंशन इन बिल्डिंग का हमारे पास मशीनरी से कोई ताल्लुक नहीं है, रहने दें। फिर रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग नहीं आएगा भाई। फिर ओवरहॉल टू मशीनरी, अब ये मशीनरी से रेलिवेंट है। ओवरहॉलिंग मतलब एक किस्म का हमने कोई एक्सपेंस वगैरह किया उसका, आपको रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का, लेकिन इस ओवरहॉलिंग की वजह से उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी में, तो मतलब उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। अगर ऐसा कोई एक्सपेंस हो तो उसको हम कैपिटलाइज करते हैं, तो ये हमारी मशीनरी की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। कैपिटलाइजेशन मैंने आप लोगों को समझाई थी, याद आया? अच्छा, अब देखें तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा? 11 पॉइंट, तो आपने यहां पे लिख देना था 11.4। ओके जी, द नेक्स्ट वन इज 13 से पहले कोई? कैपिटल ऑफ अ बिजनेस वुड चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ। अच्छा, कैपिटल में चेंज। अच्छा, इसने यही नहीं कहा कैपिटल ऑफ द बिजनेस वुड इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ और डिक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ। उसने ऐसी कोई बात नहीं की, इंक्रीज या डिक्रीज। उसने कहा है कि चेंज मतलब वो इंक्रीज भी हो सकता है और वो डिक्रीज भी हो सकता है। अब क्या कहते हैं, सप्लायर बीइंग पेड बाय चेक। अब अगर आप यहां पर देखो, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी कि हमारा सप्लायर अकाउंट डेबिट और हमारा चेक बैंक अकाउंट है। क्या कैपिटल को कोई फर्क पड़ा है कि एक मरतबा हमारी लाइबिलिटी कम हो जानी है और दूसरी साइड से एसेट्स उतनी अमाउंट से कम हो जाएंगे? कैपिटल को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, और अकाउंटिंग इक्वेशन तब भी मेंटेन रहनी है। कैसा नहीं है? तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर अगर आप लोग नेक्स्ट देखें, कहते हैं नॉन करंट एसिड बीइंग परचेज्ड ऑन कैश। तो ये तो बात एसिड्स की एसिड्स में रह गई। सिर्फ क्या था कि हमारा करंट एसिड कम हो जाएगा जो कैश था, और हमारा नॉन करंट एसिड्स उतनी अमाउंट से इंक्रीज, अभी भी कैपिटल को कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखें, कहते हैं नॉन करंट एसिड बीइंग परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो यहां पर भी देखें तो एक तरफ से आपका नॉन करंट एसिड इंक्रीज होगा और दूसरी तरफ से आपकी लायबिलिटी ने इंक्रीज हो जाना है। कैपिटल तो अभी भी नहीं आया यहाँ पर। क्लियर? और जब 3 गलत कर चुके हैं तो चौथे मान ठीक हो जाना चाहिए। कैसे? वेजेस बीइंग पेड इन कैश। अब वेजेस का ताल्लुक तो आपके एसिड के, सॉरी, कैश का ताल्लुक तो आपके एसिड्स के साथ है कि जैसे ही पे करोगे एसिड डिक्रीज हो गए, लेकिन वेजेस का ताल्लुक है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से, और जैसे ही आप वेजेस पे करते हो एक्सपेंसेस आपका इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉफिट डिक्रीज होगा। और ये प्रॉफिट बैलेंस शीट में किसके पास जाता है? तो क्या कैपिटल हमारा चेंज नहीं हो जाएगा इसकी वजह से? कि जैसे ही हम लोग और हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स की वजह से हमारा कैपिटल रिड्यूस हो जाता है। तो ये एक्सपेंसेस आ गए, इन्होंने हमारे कैपिटल को चेंज कर देना है। तो यहां पर हम लोग टिक करेंगे ऑप्शन डी। क्लियर जी? नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने कौन कौन सी? अच्छा, अच्छा, 23 से पहले है किसी का कोई क्वेश्चन? 19। IASB's conceptual framework for financial reporting defines an asset as। अब जब एसिड्स को डिफाइन करने लगे थे ना, उसी टाइम पे भी मैंने आपसे कहा था कि स्टैंडर्ड की डेफिनेशन याद रखना, और स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं आ रहे थे।
स्टैंडर्ड में सिर्फ 3 चीजें थी एसिड्स के लिए, क्या? प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पॉलिसी। बस ये 3 पॉइंट देखो कहां पर हैं और वो आपकी डेफिनेशन बन, वो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब अगर आप जहां पे देखें ना, जनरेटिंग इंडिपेंडेंट कैश फ्लो, भाई बात बिल्कुल सही है, लेकिन स्टैंडर्ड ने क्या ये बात कही थी? इवन के एसिड के लिए बात बिल्कुल सही है कि इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज को जनरेट कर रहा होता है ये, लेकिन हम लोग इसको टिक नहीं कर सकते क्योंकि आईएएसबी के अंदर नहीं लिखा हुआ था, आईएएसबी फ्रेमवर्क में नहीं था ये। फिर कहते हैं प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ, क्या ये बातें आपने देखी नहीं थी? तो इसके अलावा और कौन सा आंसर हो सकता है भला? फॉर विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड, तो यही तो पॉइंट था जिसने आपको कंफ्यूज करना था, और ये मैंने पढ़ाते हुए बोला था ये, क्या आपने यहां पर अगर आपसे स्टैंडर्ड के मुताबिक डेफिनेशन मांगे तो वहां पर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का जिक्र ना करना। क्लियर जी? इसके बाद हम लोग चले 20, समझ आ गया था आप लोगों को? ये इसने करंट नॉन करंट पोर्शंस को जरा ओपन करके लिख दिया था। और 23 पे चलना है हम लोगों ने। अच्छा 23, देखिए भाई आपको क्या वैल्यू बताई गई और कैपिटल कितना है, और हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, और कैपिटल के बारे में हमने क्या पढ़ा था? कैपिटल इज इक्वल टू, देखिए अब कैपिटल मुझे पता चल गया है कि ये 10,000 है, मुझे एसिड्स और लायबिलिटीज की ऐसी वैल्यूज चाहिए जिनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो आंसर 10,000 आना चाहिए। ऑलराइट, तो अब यहां पर देखो, तो भाई अगर मैं ए ऑप्शन पे जाऊं ना, 6 - 16, भाई 10,000 है लेकिन नेगेटिव में है, ये आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन ए नहीं हो सकता मेरा। और ना ही हम लोग 6 - 4 करें तो 2,000, अकाउंटिंग इक्वेशन मैच नहीं हो रही हमारी। 10 मतलब आप लोग ये समझो कि तीनों चीजें 10-10 हजार रुपए हो, तभी तो अकाउंटिंग इक्वेशन तो मैच नहीं कर रही हमारी। तो अगर लास्ट ऑप्शन देखो, देखिए 14 में से अगर 4 माइनस कर दूं तो कैपिटल के इक्वल आ गया, तो मेरे एसिड्स कितने के होंगे? 14,000 के, और लाइबिलिटीज कितने के होंगे, और कैपिटल 10,000। बात क्लियर? द नेक्स्ट वन, अच्छा नेक्स्ट वन भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमने इसमें ना इनकरेक्ट अमाउंट बतानी है। इनकरेक्ट कौन सा है? तो हमने क्या पढ़ा हुआ है? एसिड्स इज इक्वल टू ये, अब जहां पर ये इक्वेशन मैच ना हो रही हो हमने उसको टिक कर देना है। अगर आप लोग यहां पर देखें, क्या ये मैच कर नहीं गया? ये करेक्ट आंसर है, लेकिन हमने इसको टिक नहीं करना, हमने इनकरेक्ट जो अमाउंट बतानी है। ये तो ठीक है ना? अच्छा यहाँ पे देखिए 8200 इज इक्वल टू, क्या ये इक्वल होते हैं? ठीक है। अब यहाँ पे देखें, क्या ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं? नहीं, तो ये हमने बताना था। क्लियर हो गई बात? अच्छा नेक्स्ट वन इज 24, काफी बच्चों ने पूछा था, हो गया क्लियर? आपके कौन कौन से थे, हो गए क्वेश्चन? 16, 60, अच्छा ठीक है। 28, 28 से पहले किसी का कोई क्वेश्चन? नो। अच्छा यहाँ पे देखें, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड एसेट्स इंक्रीज्ड बाय, ओनर्स इक्विटी डिक्रीज्ड बाय, तो बताओ कि लायबिलिटीज में क्या फर्क आया होगा? तो फिर ये देखो भाई वही बात कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस, एसेट्स में इंक्रीज है तो पॉजिटिव लिख दो, इज इक्वल टू कैपिटल की वैल्यू में डिक्रीज आया बाय रुपीज। अब अगर डिक्रीज है तो इसको हम लोग लिख देंगे नेगेटिव टर्म्स के साथ, इंक्रीज हो तो पॉजिटिव टर्म, और डिक्रीज हो, और लायबिलिटी क्या आएंगी तो ये हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ऑलराइट, अब अगर आप लोग यहां से देखो, हम लोग लायबिलिटीज को फाइंड करने जाएं तो हम क्या इसको यूं लिख दें, 7 + 3 इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या बताएं लायबिलिटीज के बारे में? इंक्रीज्ड बाय
तभी तो जाके दोनों ने इक्वल होना है। लायबिलिटी 10 मिलियन से इंक्रीज होगी, कैपिटल में 3 मिलियन का डिक्रीज है, तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी 7 मिलियन के इक्वल आ जाएंगी, और एसिड में चेंज भी इतने का था। बात क्लियर हो गई जी। द नेक्स्ट वन इज जी 29 बोला है किसी ने? 29, 39, 29, ओके। 30th, what is the amount of non-current asset to be shown in the financial position? अब देखो उन्होंने मशीनरी या फिक्सचर या व्हीकल नहीं पूछा, अब उन्होंने नॉन करंट एसिड पूछे, तो उसमें मेरे पास मशीनरी आएगी नॉन करंट एसिड्स में, इक्विपमेंट भी आएंगे, रिसीवेबल्स करंट एसिड्स होते हैं, पेएबल्स करंट लायबिलिटीज होती हैं, ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी है, एंड कैश एट बैंक करंट एसिड है। तो नॉन करंट एसिड के तौर पर कौन सी वैल्यू जाएगी हमारे पास? क्लियर जी। नेक्स्ट वन इज 31st करना है या वैसे ही बता रहे हो कि 30 के बाद 31 आता है? है तो सही, तो लिख लो अपने पास। Which of the following two best explains why employees are interested in the financial statements of their employer? अब आप लोगों ने यूजर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ा था, तो यूजर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक एम्प्लॉयज भी शामिल थे हमारे स्टेक होल्डर्स में। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी दो ऐसी स्टेटमेंट्स हैं कि आपके एम्प्लॉयज आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखना चाहें। अब आपके जो एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन है कि आप एक से ज्यादा आंसर टिक कर सकते हो, दो दो आंसर भी हमारे ठीक हो रहे होते हैं, तो दोनों को ही टिक किया जाता है। अगर आप उसमें से किसी एक को टिक करो, एक ठीक हो एक गलत हो जाए, तो 0 मार्क्स है। ऐसा नहीं है कि 1 मार्क्स है, वो 0 मार्क्स आपको मिल जाएंगे फिर, इसलिए दोनों स्टेटमेंट ठीक करनी है। अच्छा अब यहाँ पे देखें तो कहते हैं तो अच्छा ऐसे क्वेश्चन को ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन को इस तरह तसल्ली से सॉल्व कीजिएगा, मतलब चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद डिसाइड कीजिएगा। कहते हैं टू कंपेयर द बिजनेस विद इट्स कंपेटिटर्स इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर टू सीक एम्प्लॉयमेंट विद वन ऑफ दोज कंपेटिटर्स। बात कुछ हद तक सही लग रही है। एम्प्लॉयज है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने इसको जरूर टिक करना है, अभी मैंने बाकियों को भी पढ़ना है, लेकिन वैसे बता रहा हूँ कि लाजिम बात है जब भी कोई वर्कर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो तो एम्प्लॉयज ने दूसरी कंपनीज को भी देखना होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के कंपेटिटर्स में जो ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं वो अपने एम्प्लॉयज के साथ किस किस्म की डीलिंग वगैरह कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पॉइंट वैलिड लगता है। मतलब अगर बाकी दिनों में से कुछ ज्यादा वैलिड ना लगा इससे, हम इसको भी टिक कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए हमारे पास आता है तो असेस द इफेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑन द लोकल इकोनॉमी कम्युनिटी एनवायरमेंट। एम्प्लॉयज को इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि इस बिजनेस का बाकी इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट जा रहा है, किसी को नुकसान दे रहा है, किसी को फायदा दे रहा है, टैक्सेस पे करता है नहीं करता, एम्प्लॉयज को इस बात से कोई गर्ज नहीं होती। अच्छे काम कर रहा है या बुरे काम कर रहा है, क्या प्रोडक्ट बना रहा है, भाई कोई गर्ज नहीं होती, उसने बस अपना काम करना है, तो ये स्टेटमेंट नहीं हो सकती। फिर देखो तो assess whether the business will continue in the foreseeable future, और ये बड़ी वैलिड पॉइंट है भाई। भाई जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग काम करते हैं ना उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे, जिससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि क्या बिजनेस फोरसीएबल फ्यूचर मींस दैट कि फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा। अगर बिजनेस फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा तो मतलब हमारी जॉब भी चलती रहेगी। ऑलराइट, और अगर आपको पता चल जाए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं वो आफ्टर सर्टेन टाइम ड्यूरेशन इन नियर फ्यूचर क्लोज हो जाएगी, तो क्या आप लोग उतनी तसल्ली से काम करते रहोगे? क्या ऐसा नहीं है जैसे टेंशन हो जाएगी कि भाई न्यू जॉब ढूंढनी है, इसके बाद हम लोग कहाँ पे जाके जॉब करेंगे, तो इसलिए भाई आपका इस बात पे इंटरेस्ट होता है। फिर कहते हैं असेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर टू। एम्प्लॉयज का काम होता है इन्वेस्टमेंट का? बिल्कुल भी नहीं। तो दो पॉइंट तो वैसे ही दिखते ही गलत कर दिया हम लोगों ने। कौन कौन से? बी एंड डी पॉइंट। तो ठीक कौन से वाले होंगे हमारे लिए? ये दो पॉइंट्स हैं जो हमारा करेक्ट आंसर है। तो क्या वैसे ही चारों पढ़ने के बाद डिसाइड कर नहीं लिया था हम लोगों ने?
अच्छा, क्या आपको लगता है कि जब ऐसे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए होंगे तो हमें कोई डाउट होगा कि पता नहीं ठीक है या गलत है? तो भाई अगर आप लोग मेरे साथ साथ चलते रहेंगे ना, एट द एंड आपको ये कंफर्म होगा कि आपने जिस क्वेश्चन को टिक किया वो बिल्कुल ठीक। ऑलराइट। अच्छा, आप लोग खुद देखो कि मैंने अभी आप लोगों को ये एमसीक्यूज नहीं करवाए थे, इसके टोटल आई थिंक 60 एमसीक्यूज हैं, ऐसे ही है ना? तो क्या आप लोगों ने 40 प्लस एमसीक्यूज खुद से सॉल्व कर नहीं लिए? 40 प्लस मींस दैट 67% से ज्यादा आप लोग खुद पहले से ही करके बैठे हुए हैं। हालांकि अभी मैंने इनको तो डिस्कस ही नहीं किया था, तो भाई और आप लोगों के एक चैप्टर में से क्या चाहिए। हालांकि ये शायद 40 एमसीक्यूज भी मैंने कम बताए हैं, आपने 50 प्लस एमसीक्यू सॉल्व कर लिए होंगे उनमें से। तो आप अभी भी अपने आप को देखो तो आप 90% 80 to 90% पे अभी भी मौजूद हैं। और इंशाल्लाह हर चैप्टर आपका ऐसे ही चलेगा कि जब मैं चैप्टर एंड करके आपसे कहूंगा ना कि अब जाके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन करो, तो ऐसे समझो जैसे ये सेल्फ इवेल्युएशन है। क्या हमने ये देखना है कि पूरा चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें से मुझे समझ कितनी आई है। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करने लगो ना, इनको ऐसे सॉल्व किया करो जैसे आप किसी टेस्ट को सॉल्व करते हो। क्या पहले खुद से देखो कि भाई इनमें से कौन से मैं खुद कर सकता हूं, बाद में उनको चेक करो कि जो मैंने किया उनमें से गलत कितने हैं। सेल्फ इवेल्युएशन हो जाती है उस चैप्टर की। फिर जो गलत हुए हैं उनको दोबारा से देखो कि भाई ये गलत क्यों हुआ है मुझसे। आधे से ज्यादा वहीं पे समझ आ जाते हैं, यार मैंने इसमें ये मिस्टेक की थी। और जब नहीं समझ आते अगले दिन आके हमसे पूछो कि ये हमसे नहीं हो पाया। और वो 2 से 3 क्वेश्चन होंगे बस, इससे ज्यादा नहीं। ओके। अच्छा, नेक्स्ट 31 के बाद कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है हम लोगों ने? 39 से पहले है कोई? 39 से पहले कोई नहीं है? ओके। An entity with 31st December year end has bought a machine for rupees 1,10,00,000। तो हम लोग ना देखो भाई, जब को में 3 3 डिजिट्स के बाद हो तो उनको लैक्स और थाउजेंड में वैल्यूज को नहीं पढ़ा जाता, फिर मिलियंस में पढ़ा जाता है। और अगर 2 2 के बाद हो तब इन लैक्स एंड थाउजेंड्स वगैरह में पढ़ा जाता है वैल्यूज को। ओके। तो ये जो फॉर्मेट होता है ना, ये मिलियंस के मुताबिक होता है। तो हम इसको पढ़ेंगे 1,000,000, उसके बाद 6 जीरो मिलियंस को शो कर देंगे। विद द डाउन पेमेंट ऑफ रुपीज, डाउन पेमेंट क्या होती है जो नीचे गिरा दो है? कौन सी? जो पहले भी नहीं, पहले से तो मुराद है ना कि एसिड परचेज करने से भी पहले। डाउन पेमेंट से मुराद होता है कि जिस दिन आप एसिड परचेज कर रहे हो उस दिन आपने जो पेमेंट की है उसे डाउन पेमेंट कहते हैं। और टोकन मनी, बिल्कुल, उस टोकन बियाना उसे डाउन पेमेंट कहते हैं। ऑलराइट। अच्छा, अब एसिड था आप लोगों के पास 1,10,00,000 रुपीज का, और आप लोगों ने उसको पे किया 200,000, मतलब 2 लाख रुपए आपने उसको डाउन पेमेंट के तौर पे दे दिए। बाकी कितने रह गए? 8 लाख रुपए अभी आपके रहते हैं। अब उनका क्या करना है? कहते हैं द रिमेनिंग पेमेंट ऑफ रुपीज 800,000 वुड बी मेड आफ्टर अ, मतलब अभी के लिए लाइबिलिटी, और 1 महीने के बाद आके ये लाइबिलिटी हम खत्म कर देंगे। क्या कहते हैं? द ट्रांजैक्शन हैपेंड ऑन 15 दिसंबर, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हमारे पास क्या होगा? अब अगर आप लोग यहां पर देखें तो भाई एसिड कितने का आया? 1,000,000, 10 लाख रुपए का एसिड आया। कौन सा? मशीनरी, नॉन करंट एसिड। तो नॉन करंट एसिड मशीनरी में इंक्रीज आएगा 10 लाख रुपए का। इसके लिए आप लोगों ने 2 लाख रुपए पे कर दिए, तो आप लोगों का जो कैश का बैलेंस है, आपका करंट एसेट डिक्रीज हो जाएगा बाय 200,000। अब अगर आप लोग गौर करें तो एसेट्स में बेसिकली जो इंक्रीज है ना वो 8 लाख रुपए का है, 10 का नहीं है। एसेट्स में जो इंक्रीज है वो 8 लाख रुपए का है, 10 लाख रुपए का नहीं है। क्योंकि भाई अगर 10 लाख रुपए से नॉन करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है तो 2 लाख रुपए से करंट एसेट डिक्रीज भी तो हो रहा है ना आपका। तो आपके टोटल एसेट में जो इंक्रीज नजर आएगा वो
8 लाख रुपए का है। बात क्लियर? तो दूसरी साइड लायबिलिटी में इंक्रीज 8 लाख रुपए का आ जाएगा। तो क्या अकाउंटिंग इक्वेशन मैच नहीं कर गई? तो अब यहां पर हमसे क्या बताएंगे? मशीन इंक्रीज बाय 1 million, liability increased by 800,000 and cash decreased by, क्लियर जी? 60 भी बिल्कुल ऐसे ही था, ये स्टेटमेंट सेम है, लेकिन सिर्फ वहां पर पूछा गया है कि हमारे टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या चेंज है। तो वहां पर हम कहेंगे कि हमारे एसेट्स में इंक्रीज 800,000 का और लायबिलिटीज में इंक्रीज 800,000 का। वहां पे टोटल एसेट्स की बात की गई है, यहां पर एसेट्स को भी ओपन किया गया है कि भाई मशीनरी में कितना चेंज है, कैश में कितना चेंज है, वो हमने अलग अलग बताया। लेकिन अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 60 में चले जाएं तो वहां पर आप लोगों के पास डाटा बिल्कुल सेम है, सिर्फ ऑप्शन थोड़े से डिफरेंट थे। तो यहां पर हमने बताना था एसेट्स इंक्रीज्ड बाय 800,000 एंड लायबिलिटीज डिक्रीज्ड बाय, नहीं ये नहीं, डी ऑप्शन, लायबिलिटी में भी इंक्रीज है। तो डी ऑप्शन, एसिड में इंक्रीज 800 का और लायबिलिटी में भी इंक्रीज 8। बात क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? 52 से पहले है कोई क्वेश्चन किसी का? नो क्वेश्चन। और हम a business sells rupees 100,000 worth of goods to a customer. The customer pays rupees 50,000 in cash immediately and will pay the remaining 50,000 in 30 days time. What is the double entry to record the purchase in the customer's accounting records? अब भाई उसने हमारा नहीं पूछा, हमारी तरफ से होता तो हमारी तरफ से तो सेल्स थी, सेल्स नहीं रिकॉर्ड करनी। उसने कहा कि कस्टमर अपनी बुक में क्या जाके रिकॉर्ड करेगा, तो कस्टमर ने तो परचेजेस रिकॉर्ड करनी है ना। ऑलराइट, तो जब उसने परचेजेस की हैं तो परचेजेस को वो डेबिट करेगा, टोटल जितनी अमाउंट की परचेजेस की, और क्रेडिट करेगा कैश जो उसने पे किया। तो अब जर्नल एंट्री में डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं हुए, रिमेनिंग अमाउंट क्या आई 50, जो उसके लिए पेएबल बन जाएगी। ये जर्नल एंट्री बन गई है। ऑलराइट, क्या परचेजेस डेबिट करेंगे 100,000 से, पेएबल्स क्रेडिट करेंगे 50 से एंड कैश को क्रेडिट करेंगे 50 से। गॉट इट जी? नेक्स्ट नेक्स्ट, सब क्लियर? अच्छा, आप लोगों की ये अब ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के कंप्लीट हो चुके, और इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 ही हमारा वाइंड अप हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अच्छा, सबसे ज्यादा जो हमारा टाइम लगता है ना अकाउंटिंग में, वो फर्स्ट 3 चैप्टर्स में लगता है, क्योंकि अकाउंटिंग बिल्कुल भी नहीं आती होती, जीरो लेवल पे हम लोग मौजूद होते हैं। तो उसको आहिस्ता 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 आप लोगों को समझाना होता है कि बेसिकली अकाउंटिंग है क्या। अब हर किसी को फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने अच्छे से भी नहीं समझ आ सकती, तो थोड़ा सा टाइम भी लगाना पड़ता है। तो फर्स्ट 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिस पर आप लोगों ने टाइम लगाना है, सिर्फ अकाउंटिंग को सीखना है। और इसके बाद जैसे ही आप जाएंगे चैप्टर नंबर 4, जैसे ही स्टार्ट करेंगे ना, उसको खत्म होने में पता ही नहीं चलेगा, 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा। चैप्टर नंबर 5 2-3 दिन बाद वो खत्म हो जाएगा। तो बाद में ना आप एक ट्रैक पे चल पड़े होंगे, और बाद में चैप्टर्स को एंड करना बड़ा इजी हो जाएगा। फर्स्ट 3 चैप्टर्स पे हमें जितना टाइम लगता है ना, बाकी 7 चैप्टर्स पे उतना टाइम लगता है, क्योंकि अभी के लिए हमारा नॉलेज जीरो है। लेकिन आप ये देखो कि जब चैप्टर नंबर 4 में बैठे होंगे तो नॉलेज जीरो नहीं होगा, तब हमें पता होगा कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, हेड्स कौन कौन से हैं, जर्नल एंट्रीज कौन सी हैं, लेजर्स कैसे बनते हैं, हर चीज के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी। तब तो जस्ट हम लोगों ने वो वैल्यूज उठानी होंगी और रेलिवेंट लेजर्स में जाके रिकॉर्ड कर देंगे। क्लियर?
तो इसीलिए सिलेबस बड़े टाइम से स्मूथली एंड हो जाते हैं हमारे। आई होप कि चैप्टर नंबर 1 क्लियर सब बच्चों को, कोई क्वेश्चन नहीं आप लोगों का। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।